जो दो है वो करवाएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्र की जो भावना थी वो कैसे जागरूक थी। जैसे आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, और 1789 की जो प्रसिद्ध घटना थी उसने संसार के अनेक देशों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जो जागृति की जो भावना थी वो लोगों के अंदर जागृत हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो हमारे जो सैनिक थे और हमारे देश के जितने भी जो संसाधनों का प्रयोग किया गया तो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, ठीक है। तो उस दौरान हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने स्वशासन की मांग को शुरू किया था, ठीक है। तो सत्याग्रह, तो सबसे पहले इस लेसन के अंदर आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह जो होता है वो बहादुरों का शस्त्र होता है। इसमें मुख्यतः दो बातों पर जोर दिया जाता है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह करना या सत्य की खोज करना। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने इस जो शस्त्र का प्रयोग किया था। पता है भारत में आकर उन्होंने विरोधी प्रदर्शन के लिए इस शस्त्र का प्रयोग किया था। अब आता है रोल टैक्स। रोल टैक्स को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जो कि 14 मार्च 1919 को चलाया गया था। यह एक दमनकारी कानून था कि भारत के अंदर जितने भी जो देशभक्त थे उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने ये काला कानून पास किया गया था। इसके अंदर क्या था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक उसके अंदर जमानत भी नहीं होती थी। तो इस कानून को भारत के लोगों ने विरोध किया, जगह जगह पर इसे काला कानून कहा गया, ठीक है। अब आगे आता है जलियांवाला बाग दुर्घटना। जलियांवाला जो बाग दुर्घटना थी वो रोल टैक्स के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 को अंदर लोग इकट्ठे हुए थे। तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो वो अंग्रेजी सरकार था उसको विरोध कर रहे थे जुलूस के रूप में। जनरल डायर वहां अपने कुछ साथियों के साथ आता है और शांत ढंग से जो जनता विरोध कर रही थी उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए थे और अनेक लोग घायल हो गए थे। और जो उसके अंदर जलियांवाला बाग के अंदर जो हुआ था वो कहते हैं कि लाशों से भर गया था। लगभग 1000 के आसपास मौत हुई थी इसके अंदर। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारत के अंदर 1920 से 1922 तक चलाया गया था। असहयोग का मतलब होता है कि अंग्रेजों को हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे आज के बाद। तो ये जो आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध में, और अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत को आजाद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आजाद नहीं किया, उसके ऊपर अनेक प्रकार के कानून ला करके उसको और सख्ती के साथ लागू किया गया। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था कि आज के बाद हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। 1920 से यह आंदोलन 1922 तक चलता रहा। 1922 में उत्तर प्रदेश में एक चोरा चोरी जगह पर जो जुलूस था वो निकाल रहे थे, तो जनता ने वहां पर कुछ उग्र रूप धारण कर लिया और एक पुलिस चौकी जो अंग्रेजों की थी उसको आग लगा दी, जिसके अंदर 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए। तो महात्मा गांधी ने दुखित हृदय से ये आंदोलन जो था वो वापस ले लिया गया। उसी प्रकार से राजू जो था आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के अंदर गुरिल्ला जो आंदोलन था वो इन्होंने चलाया था। इसका पूरा नाम जो था अल्लूरी सीताराम राजू था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। जैसे हिंदू लोगों ने असहयोग आंदोलन चलाया उसी प्रकार से मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यह अपील की थी कि आज के बाद हम उस अंग्रेजी सरकार से खिलाफ हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपके तुर्की के जो सम्राट हैं उसको हम रिहा कर देंगे,
लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने तुर्की के जो सम्राट थे उसको छोड़ने की बजाय उसके साथ और कट्टरता के साथ दंड दी गई और उसको छोड़ाने गया। इसके खिलाफ जो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। उसके बाद है स्वराज्य पार्टी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद इस समय देश में शांति बनी रही और स्वराज्य जो पार्टी थी 1923 में इसकी स्थापना की गई। इसकी जो स्थापना थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उसके पिता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने इस पार्टी को स्थापना की थी और 1923 में विधानसभा के चुनाव में इस पार्टी को कुछ सीटें भी प्राप्त हुई। अतः स्वराज्य पार्टी के नेताओं ने 1926 में विधान परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था उसकी गठित जो बनाया गया 1927 में बनाया गया था और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था कि 1919 के अंदर जितने भी जो रिपोर्ट थी वो उसको देना था। क्या रिपोर्ट देनी थी कि जो साइमन कमीशन जो बनाया गया था कि 1919 के सुधार जो परिणाम थे उनकी जांच करना था और इस कमीशन में कोई भी भारत का सदस्य जो था वो शामिल नहीं किया गया। तो भारत में ये 1928 के अंदर आ गया और भारत की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया गया। जगह जगह पर नारे लगाए गए साइमन कमीशन वापिस जाओ और जगह जगह पर काली झंडियां दिखा करके इसका विरोध किया गया। उसके बाद आता है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो लाहौर के अंदर हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिवेशन में लाहौर के अंदर लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की शपथ ली थी और ये कहा था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक हम प्रतिवर्ष ये जो प्रतिज्ञा है यहाँ पर हम दोहराते रहेंगे। तो इसका उद्देश्य जो था ये था कि भारत के देश को आजाद करना। 26 जनवरी 1930 का दिन इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी का दिन हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश भगत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसी कारण से हमारा देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। अब आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया गया था। इसमें क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च था वो शुरू किया था। यह एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 12 मार्च 1930 का गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे अपने कुछ साथियों को 78 सदस्यों के साथ इस दांडी के लिए प्रस्थान किया गया और उन्होंने रास्ते में अनेक लोग इसके साथ मिलते गए और काफी मात्रा में लोग जुड़ गए। ये कह रहे 6 अप्रैल 1930 के दिन महात्मा गांधी साबरमती नदी के किनारे पर पहुंचकर उन्होंने नमक जो समुद्र का जो पानी था उसे नमक बना करके इस कानून को तोड़ा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो शुरू किया और इसमें काफी उसको सफलता मिली। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है और इरविन एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। उसके बाद ये कह रहे हैं इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जितने भी अपने आंदोलन थे उनको स्थगित कर दिया गया और वह दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। उसके बाद है पृथक चुनाव क्षेत्र। पृथक का मतलब होता है अलग, अपने चुनाव क्षेत्र की मांग करना, जहां से किसी निश्चित समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अतः डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग
या मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों ने ऐसे चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे थे, परंतु गांधी जी इसके विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया जाए या जो हिंदू हैं उनको अलग क्षेत्र दिया जाए। पूना पैक्ट, पूना समझौते के अनुसार पूर्व घोषित चुनाव जो थे वो दलित क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया था, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बदले में सभी चुनाव क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर दलितों के लिए कुल 148 सीटें थी, वो आरक्षित कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता दे दी गई। लेसन 2 के अंदर भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि इतिहास के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने हथियार के या शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था। ये हमने इस लेसन के अंदर पढ़ाए और बच्चों आपको समझ में आया होगा पूना पैक्ट क्या था। इसी प्रकार से हम आगे भी अपलोड है वो वीडियो जारी करते रहेंगे।